स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज हम सभी जो है द्रव्यगुण विज्ञान का जो MCQ है उसके भाग 7 को हम देखेंगे और इसमें भी प्रश्नों का जो समाकलन है उसी प्रकार से किया गया है जिस प्रकार से पिछली जो क्लासेस आप सभी को यूट्यूब पे दी गई हैं उसी तरह का समाकलन इसमें भी मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उस पर एक बार ध्यान देख लीजिएगा, उस पर एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो भी चीज़ें हैं आयुर्वेद से रिलेटेड हैं और इसके अतिरिक्त जो है मेडिकल फील्ड पे जो भी भर्तियां आ रही हैं उनमें जो भर्तियां निकलती हैं उससे रिलेटेड जो एजुकेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी आयुर्वेद की भर्ती परीक्षाएँ हैं उनकी तैयारी करने का जो मौका है मिलता है। तो चलिए देखते हैं जो द्रव्यगुण विज्ञान भाग 7 है उसमें किस तरह के प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न लेते हैं जिसमें कह रहा है कि कटु रस प्रधान द्रव्य का विपाक मधुर होता है। इनमें से जो द्रव्य लिखे हुए हैं यहाँ पे इनमें से किन का जो विपाक है मधुर होता है। तो आप अगर देखें तो मरीच है, चव्य है, चित्रक है, इनमें से किसी का भी जो है मधुर विपाक नहीं होता है पिपली को छोड़ के। पिपली का विपाक जो है मधुर होता है। तो दिमाग में क्या रखिएगा कि कटुरस प्रधान द्रव्य का विपाक मधुर होता है। तो कटुरस प्रधान है कौन? पिपली, और इसका विपाक कैसा होता है? मधुर होता है। याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि जो भी प्रश्न आप सभी को दिए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप इन्हें याद कीजिए और बढ़िया से याद करने से नहीं होगा, आप इसका एक नोट्स भी बनाइए ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो। जो क्लासेस ऐप पे कर रहे हैं वो भी बनाएं, जो नहीं कर रहे हैं उनको तो बनाना ही है। यहाँ पे अगर देखें दूसरा प्रश्न तो कह रहा है कि शरीर में धातु निर्माण का क्रम से ही होता है। मतलब कि धातु निर्माण जो है वह किस क्रम से होता है। तो क्रम में सबसे पहले धातु निर्माण में कौन सी चीज़ जो है मिली होती है तो वह है विपाक। ठीक है, विपाक क्रम से ही धातु निर्माण जो है होता है। और बार बार हम बता रहे हैं, हर क्लास में बता रहे हैं कि विपाक जो है जठराग्नि द्वारा रसों का पाचन करने के बाद से जो नए रस का उद्गम कर रहा है उसे विपाक कहा जा रहा है। तो जो 6 रस होते हैं उसमें से 3 रस जो है विपाक के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। उसी तरह से अगर अगला प्रश्न देखा जाए तीसरा प्रश्न, तो तीसरे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि तरतम भेद से रस से उत्पन्न कटु विपाक उत्तम होता है। अब तरतम भेद का मतलब कि उनकी उत्पत्ति हो गई, उनके रस के गुण हो गए, उनके अनुसार जो है उन भेद से जो उत्पन्न कटु विपाक है वह उत्तम होता है। कौन सा जो कटु विभाग है वह उत्तम होता है तो वह है कषाय। कौन सा है? कषाय। कषाय जो है उत्तम विभाग के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न लेते हैं चौथा। चौथे प्रश्न में देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है आचार्य, एक मिनट, चौथे प्रश्न में देखिए कह रहा है आचार्य सुश्रुत विपाक को नहीं मानते। किस विपाक को नहीं मानते हैं? आचार्य सुश्रुत जो है किस विपाक को नहीं मानते हैं? तो आचार्य सुश्रुत जो है अम्ल विपाक नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि मधुर, कटु और जो लवण है उन विपाक को मानते हैं, जबकि वह अम्ल विपाक को नहीं मानते हैं आचार्य सुश्रुत। अन्य आचार्य की बातें नहीं की गई है, जो सुश्रुत हैं उन्हीं की बात बताई जा रही है। तो इसलिए उन्हीं के अंतर्गत आपको याद रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कषाय रस प्रधान द्रव्यों का विपाक होता है। कषाय रस प्रधान मतलब कि ऐसे द्रव्य जिनका रस कषाय है उनका विपाक कैसा होता है। तो कषाय रस द्रव्यों का विपाक जो है कटु होता है। यहाँ पे किसी आचार्य का उल्लेख नहीं है तो उत्तर इसी तरीके से आपको याद करना है। आपको फिर से बता दें कि यदि आपने अभी तक आयुर्भास्कर क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड सीटें थी 1000 सीटें थी वो भरने वाली हैं। और अगर आप 1000 सीटें फुल होने के बाद से अगर एडमिशन के लिए क्वेरी करते हो या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो ऐप पे आयुर्वेद फार्मासिस्ट की क्लास के लिए या आयुर्वेद उपचारिका की क्लास के लिए, तो आपको फीसें ज़्यादा देनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए अभी भी आपके पास समय है और ऑफ़र जो है सीमित समय के लिए, जल्दी से जल्दी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा ना हो कि जो है टाइम अप हो जाए और फिर आप क्लासेस ज्वाइन न कर पाएँ। और हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम के टाइम टेबल का इंतज़ार कर रहे हैं, सिलेबस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर ऐसे ही आप इंतज़ार करे रहोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे, तो पता चलेगा भर्ती का जो सुनहरा मौका है, आपको फार्मासिस्ट बनने का जो मौका है, आयुर्वेद नर्स बनने का जो मौका है, आप गंवा दोगे। तो आप अभी भी टाइम है, जल्दी से जल्दी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कोई कमेंट ये नहीं कर दे कि नहीं सर आप प्रमोशन करें, तो प्रमोशन सब लोग करते हैं, हम क्या, हम तो
तो हम तो अपना प्रमोशन कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब देखिए छठवां प्रश्न कह रहा है कि कषाय रस प्रधान का विपाक मधुर होता है। कषाय रस प्रधान का विपाक मधुर होता है, तो इनमें से कौन सा कषाय रस है जिसका विपाक मधुर होता है? प्रश्न को समझना है। कह रहा है कि कषाय रस प्रधान मतलब इनमें से जो द्रव्य हैं उनके कषाय रस का विपाक जो है मधुर होता है। किन का? तो वो है हरितकी। यह कषाय रस होता है जिसको हम हर्रे कहते हैं, कषाय रस होता है और इसका विपाक क्या होता है? मधुर होता है। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो और कोई विकल्प नहीं है, बार बार रटेंगे तभी जाकर के कुछ जो है होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। सातवां प्रश्न देखिए, चरकोक्त त्रिविध विपाकवाद का सुश्रुत ने वर्णन किया है। किस तरह से वर्णन किया है? चरकोक्त चरक के अनुसार जो त्रिविध विपाकवाद है सुश्रुत ने उनका किस प्रकार से वर्णन किया है? तो सुश्रुत ने उनका वर्णन जो है खंडनात्मक किया है, मतलब कि वह चरक के विपाकवाद को नहीं मानते हैं। सुश्रुत चरक के विपाकवाद को नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानता है? सुश्रुत चरक के विपाकवाद को नहीं मानते हैं, विपाकवाद को नहीं मानते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है? खंडन किया है। याद रहेगा? अब नहीं मानते, ये चीज याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खंडनात्मक जो इन्होंने वर्णन है किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं सर जो है प्रश्न ऐसे ही उठा करके लाते हैं, फिर उसका कोई संबंध नहीं होगा परीक्षाओं से, क्योंकि आपको लगता है कि कमेंट हम नहीं पढ़ते हैं, सारे कमेंट पढ़ते हैं और नाम भी हमको याद है कि कौन कैसे कमेंट करता है। तो जब भर्ती परीक्षा होगी तो फिर हम उनको पकड़ेंगे, उनके नाम लेकर के आएंगे कि नहीं आप बता रहे थे कि नहीं ऐसे प्रश्न नहीं हो सकते हैं, तो कैसे ये प्रश्न जो है सम्मिलित हो गए हैं। अब ये जो है आपको कठिन स्तर के भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कठिन स्तर के नहीं दिए जाते हैं। कठिनता जो है इसलिए दी जाती है कि आप अगर कठिन स्तर तैयार करेंगे तो निम्न स्तर के भी जो प्रश्न आएंगे उन्हें भी आप कर पाओगे। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं 100% गारंटी है ऐसे प्रश्न आएंगे, तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कहाँ से किस सेक्शन से प्रश्न बन सकते हैं, तो उसी हिसाब से प्रश्न जो है बना करके आपको समझाया जा रहा है। कह रहा है आचार्य चरक के अनुसार मधुर और अम्ल दोष उत्पन्न करते हैं और क्रमशः कड़वे परिमाण में होते हैं। तो अब कौन से जो द्रव्य हैं वह क्या कर रहे हैं? मधुर और अम्ल दोष उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और क्रमशः कड़वे परिमाण में होते हैं। तो कड़वे परिमाण में जो होते हैं वो हैं कफ, पित्त और वात। ये क्या करते हैं? यह क्या करते हैं? मधुर और अम्ल दोष उत्पन्न करते हैं और क्रमशः कड़वे परिमाण में माने जाते हैं, कफ, पित्त और वात। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवें प्रश्न में देखिए, कह रहा है आचार्य सुश्रुत स्पष्ट रूप से किसको वीर्य मानते हैं? इनमें से वीर्य किसको मान रहे हैं? आचार्य सुश्रुत स्पष्ट रूप से वीर्य किसको मान रहे हैं? तो आचार्य सुश्रुत जो है अष्टविध को वीर्य मानते हैं, अष्टविध को वीर्य मान रहे हैं। अगला प्रश्न अगर देखा जाए 10वां, तो 10वें प्रश्न में कह रहा है एन कुर्वन्ति तद डैश है। एन कुर्वन्ति तद, तो एन कुर्वन्ति के बाद से हमें क्या चीज़ इसमें कंप्लीट करनी है? ये क्या है? उच्च स्तरीय प्रश्न है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि इसमें आपको भरना है वीर्य। एन कुर्वन्ति तद वीर्य है, ठीक है। अगला प्रश्न 11वां। 11वें प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न कह रहा है अष्टविध वीर्यवाद का आधार है। अष्टविध जो वीर्यवाद है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है गुरुवादि गुणों का शक्ति उत्कर्ष। इसको याद रखना है, गुरुवादि गुणों का शक्ति उत्कर्ष जो है वह अष्टविध वीर्यवाद का आधार है। और अष्टविध वीर्यवाद किसने दिया है? सुश्रुत ने दिया है। किसने दिया है? सुश्रुत ने, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया गया है। याद रखना है, याद रखेंगे तो भला हो जाएगा, नहीं तो पता ही है क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द्विविध वीर्यवाद का आधार है। द्विविध वीर्यवाद का आधार मतलब कि जिसमें दो विध वीर्य के बारे में बताया जा रहा है उसका आधार। अब यहाँ पे वीर्य का मतलब तासीर से है, आप शुक्र मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो द्विविध वीर्यवाद का आधार क्या है? द्विविध वीर्यवाद का आधार है सृष्टि का अग्निशोमियत्व। क्या है? अग्निशोमियत्व। सृष्टि का अग्निशोमियत्व का मतलब क्या हुआ? सृष्टि की उष्णता और शीतलता, उष्णता और शीतलता, ठीक है, या शीत कह सकते हैं, गर्म और उष्णता और शीत कह सकते हैं। इसलिए इसमें क्या कहा गया? अग्नि
सोमियत्व मतलब कि द्विविध वीर्यवाद कहा जा रहा है, दो ही वीर्य की बात की जा रही है, शीत और उष्ण की। अगला प्रश्न लेते हैं जो कि 13वां है। 13वें प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न कह रहा है कर्म वीर्यवाद को आचार्य ने स्वीकार किया है। अब आचार्य ने कहा है तो किसी आचार्य का नाम नहीं दिया है, तो अब यहाँ पे कॉमन चीज़ है अपवादवाद है, अपवाद में प्रश्न जा रहा है, तो इसलिए आप इसका उत्तर जो है क्या बताएंगे, निमि। अब आचार्य का नाम नहीं दिया है, बस पूछ रहा है कि कर्मवीर, इसमें कई आचार्य दिए हैं, अब इन्हीं में से पूछ रहा है कि किन के बारे में। अगर उस तरह से प्रश्न बस दे देता कि कर्मवीर्यवाद को किस आचार्य ने स्वीकार किया है तो उस हिसाब से निमि हो जाता। बस यहाँ पे आचार्य बस मेंशन करने का मतलब क्या है, इनमें से आपको बताना है कि किन आचार्य ने इसको दिया है, तो निमि, आचार्य निमि ने इनका जो है उल्लेख किया है कर्म वीर्यवाद का। 14वें प्रश्न में देखें तो 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, आचार्य चरक स्वयं वीर्यवादी हैं। किस वीर्यवादी को आचार्य चरक मानते हैं, किस वीर्यवाद को आचार्य चरक मानते हैं, तो वो मानते हैं शक्ति वीर्यवाद को। तो आचार्य जो है आचार्य चरक जो है शक्ति वीर्यवादी हैं, मतलब कि शक्ति वीर्य को मानते हैं। अंतिम प्रश्न लेते हैं इस जो MCQ सीरीज है उसका अंतिम प्रश्न 15वां प्रश्न जो है क्या कह रहा है, आधुनिक विज्ञान द्रव्य को वीर्य मानते हैं। आधुनिक जो विज्ञान है वह जो भी औषध द्रव्य हैं उनके वीर्य को क्या मानते हैं, औषध द्रव्य जो हैं उनके वीर्य को आधुनिक में क्या माना जाता है, तो आधुनिक में उन्हें क्या मानते हैं, एक्टिव प्रिंसिपल। क्या माना जाता है, एक्टिव प्रिंसिपल जो है आधुनिक वैज्ञानिक वीर्य को मानते हैं, याद रहेगा। और फिर से जो सीरीज आएगी उसमें इसी तरह के प्रश्नों का समाकलन किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप अगर पढ़ रहे हो तो लगातार पढ़ते रहिए, और हम जो पढ़ा रहे हैं तो लगातार पढ़ाते रहेंगे। अगर हम कंटिन्यू रहेंगे तो आपको भी कंटिन्यू रहना चाहिए। और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है आपके फ्रेंड या जो भी क्लासमेट हैं अभी तक हमारे चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं वहां तक वीडियो शेयर कर दीजिए। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।